नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 26 दिसंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए सबसे पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन और वरिष्ठों के लिए बूस्टर तो ओमाइक्रॉन संस्करण के आने के तहत सावधानी बरतने को कहा गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंट लाइन वर्कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बूस्टर देने की बात की गई है। तो इस तरह से इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा है बूस्टर शॉट्स जारी करना। यह बूस्टर शॉट होते क्या हैं, इसके क्या फायदे हैं, इनकी चर्चा करूंगा। और फिर तीसरा है भारत ने SARS-CoV-2 वेरिएंट पर कैसे प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में, यानी पहली लहर दूसरी लहर में क्या हुआ, वर्तमान में किस तरह से इससे निपट रहा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अर्थव्यवस्था में हेड और टेल विंड क्या है, यानी अर्थव्यवस्था का जो उतार चढ़ाव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार वर्तमान अर्थव्यवस्था अब गति पकड़ रही है, या अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी समस्या व्याप्त है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीन मिलियन मील के सफर पर रवाना हो गई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंतिम टॉपिक होगा कश्मीरी सेब ईरानी कीवी कीटों का सामना कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि भारत 71% से अधिक सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है, तो वह ईरानी कीवी कीटों का सामना कर रहा है। वह कौन से कीट हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें उत्तर संरचना की हम बात करेंगे और जिस तरह से फिर आप प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। तो अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर यह पेज नंबर 1 पे आया है, इसको हेल्थ के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की है कि 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन और वरिष्ठों के लिए बूस्टर, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। तो अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए उनके माता पिता चिंतित थे। ऐसे में उनकी पूरी तरह से शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो चुकी थी। हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था के तहत वह पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी वह कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, और वो लोग डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने से वह कतरा रहे हैं। तो ऐसे में यह कोविड वैक्सीन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और इसके साथ साथ फ्रंट लाइन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सह रुग्णता वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक डॉक्टरों की सलाह पर भी पात्र होंगे, यानी उन्हें बूस्टर दिया जाएगा। तो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दिए जाने का फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब देश में कोरोना वायरस का नया वर्जन आ गया है। नया संस्करण ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सरकार चिंतित है, और ओमाइक्रॉन वेरिएंट से भी निपटने के लिए, जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कि लगातार इन कोविड पेशेंट के साथ बने हुए थे, तो 1 साल से अधिक इन लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, तो अब उन्हें बूस्टर की सलाह दी जा रही है। तो इस वर्ग के लोगों को कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरा है, क्योंकि यह ओमाइक्रॉन जो नया संस्करण आया है, हालांकि इससे एक फ्लू होने का बताया जा रहा है कि इसमें सर्दी जुकाम हो रही है, यह डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में उतना प्रभावी नहीं है, फिर भी यह ज़्यादा उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में उन्हें बूस्टर देने की बात की जा रही है, यानी प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज उन्हें दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के चंद घंटे पहले ही DGCI ने 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मंजूरी भी दे दी थी। तो एक अनुमान के मुताबिक देश में 15 से 17 साल की उम्र के करीब 7 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं, जिनको अब 3 जनवरी से वैक्सीन लगाई जा सकेगी। तो इस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि इस जो कोरोना का नया संस्करण भी जो आया है,
ओमिक्रॉन जो यह संस्करण से भी हम अच्छे से निपट सकते हैं यदि कोरोना गाइडलाइन का हम लोग पालन करते हैं। दिशा निर्देशों का पालन, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी और हाथ को अपने धुलते रहें, और कोरोना से मुकाबले का सबसे बड़ा जो हथियार है वह है वैक्सीनेशन। बहुत लोगों में यह मिथ है कि यह वैक्सीनेशन के प्रभाव दुष्प्रभाव हैं इसलिए लोग नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन इसे सबको लगवाना चाहिए। यह इम्यून बूस्टर है। तो भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू किया और 141 करोड़ नागरिकों को यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, और आज भारत की वयस्क संख्या में 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। तो इस तरह से वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। तो इस तरह से 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा, और यह न केवल कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करेगा बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में हमारे छात्रों को स्वास्थ्य के लिहाज से मदद भी करेगा। और आज देश में 18 लाख आइसोलेशन बेड, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1.4 लाख आईसीयू बेड और बच्चों के लिए 90,000 स्पेशल बेड उपलब्ध है। यानी ओमाइक्रॉन नामक इस संस्करण का अगर प्रभाव पड़ता भी है तो सरकार इससे निपटने के लिए पूरी चौक चौबंद है। तो हमारे पास 3000 से अधिक फंक्शनल पीसीए ऑक्सीजन प्लांट्स भी हैं और सभी राज्यों को 4 लाख सिलेंडर एडवांस में दिए जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। तो यह पेज नंबर 13 पे आया है, इसको भी हेल्थ से ही सेकंड पेपर में डाल सकते हैं। तो संदर्भ यही है कि बूस्टर शॉट्स जारी करना है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। तो यानी तैयार है जब हमारे पास तो हमें इसे शुरू कर देना चाहिए। एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमाइक्रॉन जिस तरह से यह बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि डेल्टा से ज्यादा इसकी संक्रमण दर बढ़ने की दर अधिक है। तो ऐसे में हमें वेट नहीं करना चाहिए। तो इस बात के प्रमाण है कि दूसरी खुराक के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर तीसरी खुराक से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसीलिए जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, पिछले वर्ष यानी 1 साल होने को है, तो अब उनके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बूस्टर शॉट्स बहुत ही आवश्यक है, और खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को जिनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, तो डॉक्टर के गाइडलाइन के आधार पर वे भी इस बूस्टर के पात्र होंगे। तो SARS-CoV-2 का ओमिक्रॉन संस्करण स्पष्ट रूप से वायरस के प्रमुख तनाव के रूप में कार्य करता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिका में यह पैर पसार रहा है, ऐसे में भारत के लिए यह चिंता का विषय है। तो इस तरह से भारत भी इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और यह सुझाव देने के लिए सबूत है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो दूसरी खुराक से समय बीतने के साथ कम हो जाती है को टीके की तीसरी खुराक से बढ़ाया जा सकता है। ब्राजील और स्कॉटलैंड में, यानी स्कॉटलैंड के करीब 2 मिलियन वयस्कों और ब्राजील के 42 मिलियन वयस्कों में मेडिकल डेटाबेस से डाटा का विश्लेषण करने वाले एक अध्ययन में अस्पताल में भर्ती होने और दूसरी खुराक के 3 महीने के भीतर मौत की शुरुआत के खिलाफ टीके से सुरक्षा मिली। यानी यहाँ पर भी, भारत में भी इस तरह का देखा गया, जिन लोगों को टीके लगे थे उन लोगों में मृत्यु की दर कम थी। तो यह ओमिक्रॉन संस्करण की सूचना से यह पहले की घटना थी। तो एक अधिक संक्रमणीय संस्करण का मतलब संक्रमित लोगों की संभावित बड़ी संख्या होगी। यहां तक कि अगर इन व्यक्तियों के एक छोटे से हिस्से को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है तो भी हम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। तो ओमाइक्रॉन के लिए रिपोर्ट किए जा रहे कम दोहरीकरण समय का मतलब यह भी होगा कि संक्रमण समय में क्लस्टर होने की संभावना है, यह बढ़ सकता है, जिससे वक्र को समतल करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है कि यही कहा जा रहा है कि यह हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या यह सिर्फ फ्लू जैसा है ओमाइक्रॉन? तो ओमाइक्रॉन फ्लू की तरह ही हो सकता है। इन्फ्लुएंजा से हर साल अमेरिका में 12,000 से 52,000 व्यक्ति की मृत्यु होती है। हमारे भारत में भी इसकी संख्या काफी अधिक है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ओमाइक्रॉन से इसकी मृत्यु हो रही है। तो यह भी सच है कि श्वसन संक्रमण से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा 6 गुना तक बढ़ जाता है। तो यह खासकर ओल्ड एज पीपल के लिए यह समस्या हो सकती है, इसीलिए सरकार बूस्टर देने की बात कर रही है। तो प्रभावी रणनीति इसके लिए यह विचार है कि भारत में वैक्सीन की कमी होने पर बूस्टर एक विलासिता है, यानी कि लोग इसको आनंद के लिए लगवा रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह हिचकिचाहट या कमी है जिसने पूरी पात्र आबादी को टीकाकरण से रोका है,
तो कमजोर समूहों को बूस्टर खुराक की पेशकश करने के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय एक अधिक प्रभावी रणनीति हो सकती है। भले ही ओमाइक्रॉन मौजूदा रूपों में तुलनात्मक रूप से एक मामूली बीमारी का कारण बनता है, तो यह कमजोर समूहों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ सकता है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि पिछली बार जब जांच की गई थी तो वर्तमान में दी जाने वाली अधिकांश खुराकें अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले 18 से 44 आयु वर्ग के लिए दूसरी खुराक है। इसके बाद उसी श्रेणी के व्यक्तियों को पहली खुराक दी जाती है। तो 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अस्थायी रूप से बिना सहरुग्णता के टीकाकरण को निलंबित करना, कमजोर समूहों को बूस्टर खुराक की पेशकश करने के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय एक अधिक प्रभावी रणनीति हो सकती है। तो ओमाइक्रॉन समुदाय में फैलने और अपूर्णीय क्षति होने के बाद की एक बात की तारीख को वेट नहीं किया जाए और एक वैक्सीन के साथ यह कह सकते हैं कि एक बूस्टर काम नहीं करता है। तो कोविड बूस्ट अध्ययन ने बूस्टर के रूप में 7 अलग अलग टीकों का विश्लेषण किया है और कोविशील्ड की 2 खुराक के बाद उन सभी को अलग अलग डिग्री तक प्रभावी पाया, जिसमें कोविशील्ड को बूस्टर के रूप में शामिल किया गया था। तो एक विषम प्राइम बूस्ट रणनीति निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन क्या आज जो उपलब्ध है उसकी तीसरी खुराक एक आदर्श तीसरी खुराक से बेहतर है जो 1 महीने बाद उपलब्ध है? तो इसे जो है इसके प्रारूप को देखने की आवश्यकता है। उपलब्ध टीकों का मिश्रण का परीक्षण किया जा रहा है और यदि परिणाम आशाजनक हैं तो यह एक कुशल रणनीति हो सकती है और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बूस्टर को तुरंत रोल आउट करने के निर्णय में जिन अन्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि हम यह नहीं चाहते कि ओमिक्रॉन उछाल के बीच में अपनी तीसरी खुराक प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा हो। यानी ऐसा हम क्यों वेट करें कि ओमाइक्रॉन संस्करण भारत में पहले पैर पसारे, फिर हम कोविड वैक्सीन के लिए उसके या बूस्टर के लिए लाइन लगाएं। तो इस तरह से फिर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और अभी से अगर इसको शुरू कर दिया जाता है बिना टाइम का नुकसान किए हुए तो इस पर हम अच्छी तरीके से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि डेल्टा नामक संस्करण के समय आपने देखा था कितना ऊहापोह की स्थिति हो गई थी। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है तो हमें ऐसे बातों से सीख लेनी चाहिए और गलती दोहरानी नहीं चाहिए। तो इस तरह से भीड़ और सुपर स्प्रेडर घटनाओं को सख्ती से रोकने के अलावा हमें उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करते हुए ओमाई संस्करण के साथ ऐसी लहर को रोकने के लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है और प्रतिरक्षा में अक्षम बुजुर्गों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर खुराक तुरंत देना अमूल्य हो सकता है। तो ऐसे में बिना वेट किए हुए इस पर कार्य स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या होता है बूस्टर शॉट? तो बूस्टर शॉट वह है जो किसी विशेष रोगजनक के खिलाफ किसी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। यानी जब पहला शॉट दिया जाता है तो यह केवल आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, वहीं दूसरी खुराक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और अधिक एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि बूस्टर खुराक तुरंत प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकती है और यह इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के आधार पर काम करता है और जहां प्रतिरक्षा प्रणाली उस टीकों को याद करती है जिसका शरीर पहले ही उपयोग कर चुका है। तो ऐसे में बूस्टर डोज तुरंत इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देता है और जिसका असर ज्यादा देखने को मिलता है और इससे मृत्यु दर को घटाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण जो पेज नंबर 14 पे आया हुआ है, इसको भी हम हेल्थ से ही डाल सकते हैं। हेल्थ में यानी जीएस के सेकंड पेपर में हाउ हैज इंडिया रिस्पॉन्डेड टू SARS-CoV-2 वेरिएंट, भारत किस तरह से जो है वेरिएंट पर कैसी प्रतिक्रिया दी है भारत ने। तो बच्चों के लिए टीकाकरण, बूस्टर खुराक, शॉट्स पर हम कहाँ खड़े हैं, ओमाइक्रॉन से क्या चुनौती है हमारे लिए, तो क्या है वैक्सीन की रणनीति। तो जनवरी में कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित कोविशील्ड के साथ भारत के DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण मिला। तो इस तरह से तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई CHAdOX1 वैक्सीन पर आधारित था और स्टेप 3 नैदानिक परीक्षण परिणामों के बाद यूके में इसे अनुमोदित किया गया था। कोवैक्सीन के लिए चरण 3 परीक्षण अभी चल रहे थे और नियामकों ने इसे चरण 1 और चरण 2 परीक्षणों के आंकड़ों पर बड़े पैमाने पर अनुमोदित किया था, जिससे पता चला कि यह सुरक्षित था और एक इम्यूनोजेनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता था।
टीकों के लिए भीड़ भारत के अग्रिम पंक्ति के डॉक्टरों और नर्सों को टीका लगाने की आवश्यकता से प्रेरित थी, जिसके बाद बाकी वयस्क आबादी को लगाया गया। तो इस तरह से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को धीरे धीरे आज भारत के 141 करोड़ लोगों को कवर किया जा चुका है। तो इस तरह से दूसरी लहर क्या लाया, तो फरवरी में दैनिक संक्रमण घटकर 5000 हो गया था और हम लोग एकदम बेफिक्र हो चुके थे। लेकिन फरवरी के दूसरे सप्ताह के आसपास महाराष्ट्र के विदर्भ से यह खासकर अमरावती के मामले में अचानक वृद्धि देखी गई और एक नया कोविड हॉट स्पॉट के रूप में उभरा। और इस तरह से औसतन दैनिक नए मामले जनवरी के अंतिम सप्ताह में 2500 से बढ़कर 3500 हो गए और दिसंबर 2020 में भारत ने औपचारिक रूप से सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम जिसे INSCOG की स्थापना की थी। देश भर में 38 प्रयोगशालाओं का एक सहयोग जो जीनोम के प्रतिशत का नमूना लेगा, जो कि उत्परिवर्तन की जांच के लिए कोविड सकारात्मक के रूप में यह प्रयोग किया गया। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में समूह ने बड़े पैमाने पर हवाई अड्डों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग पर यह केंद्रित था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता के 3 प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डाला था, चूंकि यूके संस्करण, दक्षिण अफ्रीका संस्करण और ब्राजील संस्करण, जिसे अब अल्फा बीटा गामा वेरिएंट के रूप में जाना जाता था। तो जीनोम कंसोर्टियम बॉडी ने बाद में खुलासा किया कि वेरिएंट वास्तव में भारत में पहली बार दिसंबर 2020 में जाना गया था और अप्रैल 2021 तक कम से कम 8 देशों में यह मौजूद हो गया था। तो भारत में इस नए संक्रमण के एक प्रकार था जिसे B.1.617 को स्वीकार किया और वर्गीकृत किया, जिसे डेल्टा के रूप में जाना जाता था। तो WHO ने इसे बताया। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि दूसरी लहर ने भारत को कैसे तबाह किया। दूसरी लहर में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मृत्यु हुई। तो अप्रैल और मई भारत के सबसे खराब महीने थे। भारत के कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या आधिकारिक संख्या से कहीं अधिक थी और आधिकारिक टोल से दुगने से 11 गुना तक कहा जा सकता है। यानी ये कहा जाता था कि 20 से 60 लाख से अधिक मौतें हुई थी, लेकिन आधिकारिक गणना जो आज की स्थिति में 5 लाख से कुछ कम ही है। तो कई राज्य अपनी वास्तविक मृत्यु संख्या को समायोजित करने की प्रक्रिया में है और 2022 में बाद में एक और पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। और टीकाकरण के बारे में क्या है, तो वर्ष की शुरुआत में ही भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के हिस्से के रूप में कुछ देशों को टीका निर्यात करने का फैसला भी किया और यह अनुमान नहीं लगाया कि विनाशकारी लहर का मतलब टीकों की अधिक आवश्यकता होगी। और इस तरह से भारत ने निर्यात भी किया टीका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन सेकेंड लहर में भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। तो भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन से परे टीकों की आपूर्ति भी सुनिश्चित नहीं की थी और बाद में यह अन्य टीकों को बनाने के साथ त्वरित अनुमोदन और अनुभव के बावजूद आपूर्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए अपर्याप्त था। तो केंद्र ने शुरू में ही सभी वयस्क टीकों को देने से इंकार कर दिया, लेकिन जब जनता क्रुद्धित होने लगी फिर इसे मंजूरी दी गई और राज्यों को खरीद की जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश की, जबकि कई देश अपने नागरिकों को मुफ्त में टीकाकरण कर रहे थे। खुदरा बाजार में कोविशील्ड और कोवैक्सीन सबसे महंगे ऑफर में से एक साबित हुए। तो सार्वजनिक अस्पतालों में जहां वे मुफ्त में उपलब्ध थे, स्टॉक सीमित थे। तो केंद्र द्वारा फिर से एक खरीदार के रूप में कदम रखने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम स्थिर हुआ। आज तक भारत ने लगभग 141 करोड़ टीके लगाए हैं, जिसमें 90% कोविशील्ड है और लगभग 88.6% आबादी और लगभग 90% वयस्कों को एक खुराक के साथ लगाया गया है, जबकि 60% पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। तो भारत इस नए जो संस्करण है ओमाइक्रॉन का सामना कैसे कर रहा है, तो भारत ने चूंकि अभी तक 200 से अधिक मामलों की सूचना दी है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की रिपोर्टों से यही पता चल रहा है कि ओमाइक्रॉन डेल्टा की तरह गंभीर नहीं है, यही मैंने बताया। तो विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में टीके लगाने वालों के बीच संक्रमण की तेजी ने भारत में डर पैदा किया है। तो कुछ राज्यों ने क्रिसमस और नए साल की सभाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू फिर से लगा दिया है। तो राज्यों को नियंत्रण क्षेत्रों का सीमांकन करने और मामले और अस्पताल में भर्ती होने पर यह कह सकते हैं कि वह कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लिए टीकाकरण और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक की घोषणा भी
कर दी है। हालांकि भारत में कई स्थानीय निर्माता टीके के परीक्षण के उन्नत चरणों में हैं, लेकिन कोवैक्सीन के साथ अनुभव यही बताता है कि बड़े पैमाने पर वितरण करने में सक्षम होना एक चुनौती है। तो इस तरह से इस ओमाइक्रॉन नामक चुनौती से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से तटस्थ है और आगे भी, चूंकि उसने जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है कि अभी सर्वप्रथम फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मचारियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र को बूस्टर डोज दिया जाए और साथ साथ 15 से 18 वर्ष के बच्चों पर भी इस पर ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि भारत ओमाइक्रॉन का सामना ठीक ढंग से कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। पेज नंबर 14 पे आया हुआ है, इसको अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं। व्हाट आर द हेड एंड टेल विंड्स इन द इकोनॉमी, यानी भारत अर्थव्यवस्था में हेड और टेल विंड क्या है। तो किन सेक्टरों में रिकवरी ने रफ्तार पकड़ी है, विकास को बनाए रखने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या यह अभी तक खतरे से बाहर है, कौन से क्षेत्र अब पूर्व महामारी के स्तर पर वापस आ गए हैं और कहां समस्या अभी भी कायम है, और 2022 में कौन से शुभ समाचार हो सकते हैं और विकास के लिए सबसे बड़े जोखिम क्या हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए जो बीता हुआ वर्ष है, कह सकते हैं कि 2020 के कहर से पुनर्निर्माण के बारे में रहा है, जिसमें कोविड-19 नामक इस तूफान ने पहले से ही धीमी अर्थव्यवस्था को संकुचन मोड़ की ओर धकेल दिया था। तो उस संदर्भ को ताजा करने के लिए, जिसमें 2021 की शुरुआत हुई और देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2019-20 में यह कह सकते हैं कि चौथी तिमाही में घटकर मात्र 3% रह गई। तो महामारी से संबंधित लॉकडाउन ने रुकी ही अर्थव्यवस्था को मुक्त गिरावट में भेज दिया, जिससे उत्पादन 2020-21 की पहली 2 तिमाहियों में क्रमशः 24.4% और 7.4% कम हो गया। यानी कह सकते हैं कि इस परिणामी विनाश का मतलब यही था कि नौकरी और आय का नुकसान, सामने आने वाले स्वास्थ्य संकट, उद्योगों में उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के साथ हुआ, जबकि पर्यटन, रेस्तरां और अन्य सेवाएं जैसे संपर्क गहन क्षेत्रों में भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ। तो सितंबर 2020 में पहली कोविड-19 लहर के चरम पर पहुंचने के बाद ही तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर में 0.5% की मामूली वृद्धि हुई। तो इस तरह से नया साल नई आशा की गई थी कि नुकसान को उजागर करने में मदद करेगा और यह नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ तेजी से टीकाकरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए विशेष नीतिगत कदमों की सहायता मिलेगी। अब आइए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या यह अभी तक खतरे से बाहर है। तो इस तरह से खोई हुई जमीन बनाने के लिए फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2021-22 ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी ढांचे के खर्च पर जोर दिया, लेकिन महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों के लिए आय सहायता प्रदान करने से परहेज किया है। तो इस तरह से रणनीतिक क्षेत्रों में भी राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों की न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक नई नीति द्वारा समर्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से विनिवेश के लिए एक महत्वाकांक्षी 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उच्च पूंजीगत व्यय कई क्षेत्रों में मांग को कम करके और रोजगार सृजन तथा खपत को बढ़ाकर गुणन प्रभाव को यह गति देगा। तो इस तरह से अर्थशास्त्री इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन जोखिमों के बारे में चिंतित थे, जिसमें सार्वजनिक निवेश परियोजनाओं को गुणक प्रभाव कम होने से पहले फलीभूत होने में समय लग सकता है, जबकि सरकार ने एक तेज वी आकार की वसूली की संभावनाओं की बात की। विशेषज्ञों ने के आकार की वसूली के बारे में चिंता व्यक्त की, जो कि उनके जीवन और आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता वाले लोगों के बीच एक विचलन के लिए, और जो कि खुद को कारपोरेट और उन लोगों की तरह बनाए रखने में सक्षम थे। तो सफेद पोश नौकरियों में जो महामारी से बहुत बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए थे, हालांकि कोविड-19 वायरस इस तरह की बारीक बहसों के प्रति प्रतिरक्षित था। केंद्र उद्योग के साथ साथ कमजोर वर्गों के लिए नए राहत उपायों का अनावरण करेगा, जैसे कि मुफ्त खाद्यान्न उत्पादन करना, जिसे अब मार्च 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया है। तो इस साल 2020 में वायरस ने आजीविका पर भारी भार डाला था, तो इसने उच्च मृत्यु दर के साथ कहीं अधिक मानवीय लागत का दावा किया। इसके विपरीत दूसरी लहर से जो आर्थिक पीड़ा कम स्पष्ट थी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कम दबाव था,
2020 के कठिन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के विपरीत राज्यों में गतिशीलता और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी इस दूसरी लहर ने विकास को नुकसान नहीं पहुंचाया। जनवरी और मार्च के बीच सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की तेज वृद्धि के बाद अप्रैल से जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 20.1% की भारी वृद्धि हुई। जब यह आशा की गई थी कि पिछले वर्ष में 24.4% स्लाइड का आधार प्रभाव संख्या को और अधिक बढ़ा देगा। परिवारों के अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण इस तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में खपत का हिस्सा गिर गया, जबकि विनिर्माण और निर्माण में सुधार हुआ। अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन कम पूर्व महामारी के स्तर से भी नीचे रहा। तो सकल मूल्य वर्धित 2019-20 की पहली तिमाही में देखे गए स्तर से 7.8% तक था, जबकि जीडीपी 9.2% कम रही। तो नवीनतम राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों के अनुसार चीजों में सुधार हुआ, लेकिन केवल जुलाई यानी कह सकते हैं जुलाई से सितंबर तिमाही में 8.4% जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 2019 में इसी तिमाही से अर्थव्यवस्था को 0.3% से ऊपर खींच रही है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में अब 13.5% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय को मार्च 2022 में समाप्त होने वाले पूरे वर्ष के लिए दोहरे अंकों के विस्तार की उम्मीद है, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि अर्थव्यवस्था अभी तक खतरे से बाहर आई नहीं है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि 2021-22 को ज्यादातर 2020-21 में संकुचन के लिए बनाने में खर्च किया गया है। यहां तक कि अगर इस वित्त वर्ष में 9.5% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि हासिल कर ली जाती है तो भारत 2019-20 की तुलना में केवल सकारात्मक पक्ष पर ही उतरेगा। तो अब यहां पर महत्वपूर्ण है कि कौन से क्षेत्र अब पूर्व महामारी के स्तर पर वापस आ गए हैं और कहां समस्या अभी कायम है, कहां पर अभी यह पेन परसिस्ट कर रहा है। जब दूसरी लहर के बावजूद सुधार में तेजी आई, यह अभी भी असमान और खंडित है। अर्थशास्त्री भी इसकी स्थिरता के बारे में असंबद्ध है। केयर रेटिंग के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मांग और निवेश में अभी भी सार्थक और टिकाऊ पिकअप देखना बाकी है और किसी भी सुधार के सीमित और धीरे धीरे होने की उम्मीद, क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था कम मांग और एक कमजोर निवेश माहौल से जूझ रही थी जब कोविड-19 पहले से ही सदमे में किया हुआ था। तो जबकि कृषि महामारी के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र क्षेत्र दृढ़ रहा, विनिर्माण, खनन, बिजली जैसे क्षेत्र सितंबर तक पूर्व कोविड स्तर से ऊपर आ गए हैं। लेकिन रोजगार गहन क्षेत्र जैसे निर्माण, संपर्क गहन व्यापार, होटल उद्योग, साथ ही वित्तीय सेवाएं, अचल संपत्ति अपने पूर्व महामारी के स्तर से नीचे जारी हैं। तो इस तरह से इस वर्ष के आर्थिक प्रक्षेप वर्ग से कुछ अन्य दिलचस्प पहलू भी हैं। निर्यात ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो अब तक रिकॉर्ड संख्या में पहुंच गया है, लेकिन आयात भी बढ़ रहा है। साथ ही नवंबर में भारत के व्यापारिक घाटे को 22.9 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर तक बढ़ा रहा। तो इस तरह से रुपया जो मार्च 2020 में $76 से नीचे गिरकर $1 पर आ गया था, हाल ही में उस निशान को फिर से कमजोर कर दिया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कर संग्रह ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ष के अधिकांश समय में जीएसटी कर राजस्व 1 लाख करोड़ प्रति माह से अधिक रहा, जबकि 2020 के बड़े हिस्से के माध्यम से केंद्रीय बैंक की 6% सहिष्णुता सीमा से परे रहने के बाद खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष की प्रारंभिक अवधि में कम हो गई और यह हाल के महीनों में वापस बढ़ रही है। नवंबर में 3 महीने के उच्च 4.9% पर पहुंच गई है। तो इस तरह से थोक मूल्य मुद्रास्फीति भी सूचकांक की मौजूदा श्रृंखला में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे इनपुट लागत व्यवसायों के लिए नंबर 1 चिंता का विषय बन गई है। तो इस तरह से आपूर्ति पक्ष के मुद्दे जैसे कि उच्च कमोडिटी की कीमतें, कच्चे माल की कमी उद्योग के मार्जिन को प्रभावित कर रही हैं, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए जो उच्च रोजगार पैदा करते हैं। और इस तरह से PHDCCI का मानना है कि सरकार को खपत और निजी निवेश के जोखिमों को देखते हुए अर्थव्यवस्था को संभालने की जरूरत है। भले ही नया संस्करण ओमाइक्रॉन भारत में अभी उस तरह से पैर नहीं जमा पाया है। तो इस तरह से 2022
में कौन से शुभ समाचार हो सकते हैं, विकास के लिए सबसे बड़े जोखिम क्या हैं, तो ओमाइक्रॉन और अन्य वायरस म्यूटेशन के अनिश्चित प्रभावों को छोड़कर ओईसीडी ने 2022 में वैश्विक विकास दर को 4.5% तक धीमा करने का अनुमान लगाया है और इस साल 5.6% से 2022-23 के लिए भारत की विकास दर 8.1% आंकी गई है। तो आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर को यही उम्मीद है कि खपत सामान्य हो जाएगी, जो उद्योग की क्षमता उपयोग दर को बढ़ा सकती है और 2022 के अंत तक व्यापक आधारित निवेश पुनरुद्धार के लिए मंच तैयार कर सकती है। अर्थशास्त्रियों का यही मानना है कि उच्च मुद्रास्फीति सबसे बड़ा जोखिम है, जो आने वाले वर्ष के लिए प्रमुख घटकों में आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं, अस्थिर वस्तु और तेल की कीमतों के साथ साथ शिपिंग व्यवधान कम से कम वर्ष की पहली छमाही में गहराने की संभावना है। तो यूएस में खुदरा महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर होने के कारण वहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी केंद्रीय बैंक की मौजूदा मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव की गारंटी दे सकती है, जो मुद्रास्फीति पर विकास को प्राथमिकता देती है। तो भारत के नीति निर्माताओं, चाहे वह बजट तैयार करने वाले नॉर्थ ब्लॉक या मुंबई में मिंट स्ट्रीट के मालिक हों, 2022 में सुचारू रूप से उतरने के लिए अपना काम खत्म कर दिया है। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पे आया हुआ है, इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। तो मिलियन मील की यात्रा पर एक दूरबीन, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन 1 महीने में पहुंचने की उम्मीद है। तो अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस दूरबीन के शुरू होने के 5 साल के अंदर जेम्स वेब दूरबीन, इस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब दूरबीन, अनंत अंतरिक्ष में एलियन जीवन के संकेत का तलाश कर लेगी। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महाशक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अनंत अंतरिक्ष के सफर पर रवाना हो गई है। कई दशकों की योजना देरी के बाद इसमें कई अड़चने भी आईं। तो अंतरिक्ष दूरबीन को अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से क्रिसमस की सुबह लॉन्च कर दिया गया। करीब 10 अरब डॉलर की यह दूरबीन अब हबल की जगह अंतरिक्ष में धरती का आंख बनेगी और अमेरिका के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दूरबीन अंतरिक्ष में एलियन जीवन की तलाश करेगी। और जेम्स वेब दूरबीन को टाइम मशीन कहा जा रहा है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करके उसे दुनिया के पास भेज सकती है। तो यह दूरबीन आरंभिक तारों और आकाश गंगाओं की खोज के साथ ही जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड की पड़ताल करेगी और यह वेधशाला अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 लाख किलोमीटर या चंद्रमा से 4 गुना अधिक दूरी की यात्रा तय करेगी। इससे वहां पहुंचने में 1 महीने का समय लगेगा और फिर अगले 5 महीने में इसकी अवरक्त आंखें ब्रह्मांड की पड़ताल का शुरू करने के लिए तैयार होंगी और पुरानी हबल अंतरिक्ष दूरबीन के उत्तराधिकारी के रूप में लंबे समय से लंबित जेम्स वेब दूरबीन का नाम 1960 के दशक में नासा के प्रशासक रहे जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। और इस नई 7 टन वजनी दूरबीन को बनाने और प्रक्षेपित करने के लिए नासा ने यूरोपीय और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भागीदारी की है, जिस पर 1990 के दशक से 29 देशों के हजारों लोग काम कर रहे थे। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे आया हुआ है, इसको जीएस के सेकंड पेपर आईआर और जीएस के थर्ड पेपर इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। तो कश्मीरी सेब ईरानी कीवी कीटों का सामना कर रहा है। घाटी के सेब डीलरों ने बागवानी विशेषज्ञों और कृषि मंत्रालय को पत्र भी लिख दिया है। तो नई दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में एक संक्रामक संगरोध कीट के खतरे के बाद अफगानिस्तान से भारत में ईरानी कीवी की आयात ने कश्मीर में सेब डीलरों के लिए एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है। तो जम्मू कश्मीर प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एसोसिएशन के अध्यक्ष माजिद असलम वफाई ने शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक अनुसंधान सरफराज अहमद वाट को ईरानी कीवी के नमूनों का विश्लेषण शुरू करने के लिए लिखा है, जो कि कश्मीरी बाजार में बाढ़ ला रहे हैं और स्थानीय रूप से काटे गए सेबों को कीटों से संक्रमित कर रहे हैं। तो अक्टूबर 2021 से भारत ने 22 खेपों में संगरोध कीट यानी एस्पीडियोटस नेटिल, इसको कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और 2 कीवी फलों की खेपों में स्यूडोकोकू कैल्सोलारिया कीट को रोक दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों का पालन करने के लिए कार्रवाई करने की बार-बार चेतावनी के बावजूद ईरान से कीवी फलों की कीट प्रभावित खेप बढ़ गई है। इससे पहले 2019 में भी भारत ने ईरान से कीवी फलों की 2 खेपों से 13 खेपों से
एस्पीडियोटस नेटिल नामक एक संगरोध कीट और गैर संगरोध कीट एओनिडीला औरांती को रोक दिया था। तो देश के कुल सेब उत्पादन का 3/4 कश्मीर में होता है। इसलिए कहा जाता है कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड इस सेब इंडस्ट्री को कहा जाता है और इस तरह से सेब इंडस्ट्री लगातार प्रभावित हो रही है। इस तरह से देखा जाए तो कश्मीर की जो सेब इंडस्ट्री है साल दर साल मुसीबत आ रही है। जैसे 2014 में अगर हम बात करें तो कश्मीर में आई बाढ़ के समय से ही यहाँ का कारोबार संकटों से जूझ रहा है। इसी तरह से 2019 में धारा 370 हटाए जाने की सीधी मार भी इंडस्ट्री को झेलनी पड़ी और 2020 में कोरोना वायरस का प्रकोप घाटी पहुंचा तो देशव्यापी लॉकडाउन का असर भी कश्मीरी सेब को प्रभावित किया। तो इस तरह से कश्मीर के किसान कहते हैं कि सितंबर 2019 के बाद से यहाँ लॉकडाउन का ही मौसम चल रहा है। महामारी के साथ ही 2020 के आखिर में कश्मीरी सेब पर फंगस इन्फेक्शन के खतरे ने भी सेब इंडस्ट्री का सिरदर्द बढ़ा दिया है और इसके साथ साथ अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा। तो कश्मीर के सेब कारोबार का बड़ा हिस्सा बर्फबारी और रास्ते बाधित रहने के चलते कोल्ड स्टोरेज में रहता है और फरवरी तक दिल्ली और आगे के बाजारों में पहुंचना शुरू होता है। लेकिन इससे पहले ही कश्मीरी सेब जैसा दिखने वाले ईरानी सेब की भरमार इन बाजारों में हो जाती है। रंग टेक्सचर में कश्मीरी सेब जैसे दिखने वाले इस ईरानी सेब से बड़ा संकट इसलिए भी खड़ा है क्योंकि यह सस्ता भी है। तो इस तरह से यह दिल्ली के बाजार में करीब 750 रुपए प्रति 10 किलोग्राम तक बिक रहे हैं, जबकि कश्मीरी सेब की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो तक है। तो ऐसे में कश्मीरी सेब को प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है सार्स CoV-2 के ओमिक्रॉन संस्करण से उत्पन्न खतरे की जांच करें। कौन से उपाय भारत और दुनिया को चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकते हैं? तो इस तरह से पहले तो आपको यही बताना है कि जो है वर्तमान में भारत में इसका अभी कह सकते हैं कि 200 से अधिक है। तो यानी इसको इस तरह से प्रश्न को जो अगर देखा जाए ड्राफ्टिंग है तो हम लोग बात करते हैं जैसे भूमिका है, तो भूमिका में थोड़ा सा इस कोविड नामक इस महामारी को बारे में बताते हुए, कोविड वायरस के बारे में थोड़ा सा बताते हुए और तुरंत नए संस्करण पर पहुंच जाना है कि अब नया वर्जन, नया संस्करण ओमाइक्रॉन आ गया है। चूंकि पूरे विश्व में यह तेजी से फैल रहा है, इसके साथ साथ भारत में भी यह चिंता का विषय बना हुआ है। फिर मध्य भाग में इसके जो है सारे उपायों को बताना है। इसके लिए सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी टीके की बात कर दी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों और जो फ्रंट वर्कर्स हैं, जितने भी हेल्थ सेक्टर के और साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए भी बूस्टर लगाने की बात की गई है। तो इस तरह से यह जो है इसके साथ साथ भारत और दुनिया को भी यह निर्यात करे इन बूस्टर को, तो इस तरह से ओमिक्रॉन से लड़ने में मदद मिल सकती है। तो निष्कर्ष में आप सकारात्मक इसे लिखना है। दूसरा प्रश्न है इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या यह महामारी के बाद के अवसाद से बाहर है? मूल्यांकन करें। तो इसमें जो है वही भूमिका के अंतर्गत कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के भारत ही नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो सुसुप्ता अवस्था में चली गई है, लेकिन भारत जिस तरह से तेजी से वृद्धि कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि दूसरी लहर में जान माल का नुकसान तो हुआ लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। कुछ सेक्टर थे जो कि कमजोर दिख रहे थे और कुछ सेक्टर में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। निर्यात में वृद्धि हुई है, साथ साथ आयात भी बढ़ा। तो इन सब चीजों को कह सकते हैं पक्ष विपक्ष दो तर्कों के आधार पर इस प्रश्न के मध्य भाग में यहां पर सारी बातों को लिखेंगे और अंत में निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था और पटरी पर आ जाएगी। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।